क्या खूबसूरत क्वेश्चन है। ना ही इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लग रहा कि कोई साधारण स्टूडेंट जानता ना हो, और ना ही इसे ढेर सारे लाइनों में सॉल्व करने की ज़रूरत है। कुछ ही लाइनों में, 3-4 लाइनों में ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसे सॉल्व करने के लिए हमें सोचना पड़ता है। हमें यह देखना पड़ता है कि फिजिकल रियलिटी में जो घटना घटित हो रही है वो क्या क्या घटित हो रही है। हमें आंख बंद करके चीज़ों को इमेजिन करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन लिया गया है पाथफाइंडर से, और ये इस चैप्टर के फ्लूइड चैप्टर के 3rd सेगमेंट विच इज चेक योर अंडरस्टैंडिंग, उसका 17वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप चाहे तो आप एक बार पढ़ के इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने किया है तो डेफिनेटली आप इसे एक बार IIT-JEE एडवांस्ड के स्टैंडर्ड में इसे रेट करने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सिनेरियो क्या कहा गया, देखिए कि एक छोटा सा स्टोन पत्थर, एक छोटा सा पत्थर यहाँ पर आपको दिख रहा है। एक छोटा सा पत्थर जो है सस्पेंडेड बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड, ये कॉर्ड से बंधा हुआ है, और हीलियम से भरा हुआ बलून, यानी कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। गैस बलून है, फ्लोट करके ऊपर जाएगा। सो हीलियम फिल्ड बलून जिसका कि रेडियस r है और इसका अपना मास, इसका मास है m। ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है एंड एनकाउंटर्स द सीलिंग इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। इस चीज को मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं। ये जो सीलिंग है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये थीटा एंगल में इंक्लाइंड है। फाइन। फ्रिक्शन बिटवीन द बलून एंड द सीलिंग इज सफिशिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग। यानी कि ये इसमें तो टेंडेंसी, गैस बलून है, इसमें टेंडेंसी ऊपर की तरफ चढ़ना है। अगर ये ऊपर चढ़ रहा है तो ये ऊपर चढ़ते चढ़ते जब इसके कांटेक्ट में आएगा, फिर ये स्किड नहीं कर सकता है, स्लिप करके आगे नहीं बढ़ सकता है। फ्रिक्शन उसे प्रिवेंट करेगा। हाँ, उसे प्रिवेंट करेगा, लेकिन ऐसे सिनेरियो में अगर इसकी प्रवृत्ति ऊपर जाने की हो तो फिर ये रोल तो कर ही सकता है। ठीक, ये रोल कर सकता है, लेकिन ये स्किड नहीं कर सकता, स्लिप नहीं कर सकता है, स्लाइड करके, ऐसे स्लाइड करके आगे नहीं बढ़ सकता, पर ये रोल कर सकता है। ठीक है। फाइंड रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ मास m0 ऑफ द स्टोन। इसका जो मास है, इसका मास का आपको रेंज पता करना है कि कहां से कहां तक इसका मास हो सकता है, ताकि ये बलून यहाँ सीलिंग पे जाके इसके साथ कांटेक्ट में रहे एंड स्टेज स्टैंड स्टिल, रुका हुआ रहे। ये मूव करते हुए चाहे स्लाइड तो कर ही नहीं सकता, चलिए क्वेश्चन में ही कहा गया फ्रिक्शन इज सफिशिएंट। ऐसे रोल करते ये ऊपर की तरफ चलते जाए, ऐसा ना हो किसी एक जगह पे वो स्टैंड स्टिल हो जाए। तो आप इसमें बहुत ज़्यादा मास रखेंगे तो क्या होगा, इसका मास बहुत कम हो जाएगा तो क्या होगा। दोनों सिनेरियोज देखना है, तब जाके आप इसका रेंज पता कर सकते हैं। चलिए, तो अब देखिए सबसे पहली बात क्या है, इसका मास, स्टोन का मास जो है ये गिवन है, यानी यहाँ पर एक वेट एक्ट कर रहा है। स्टोन का मास m0 है, तो m0g इसका वेट है, जो कि ऑब्वियसली नीचे की तरफ लग रहा है। और इस बलून का भी तो मास गिवन है। बलून का मास जो गिवन है, दैट मास इज m, और वो भी नीचे की तरफ लग रहा है mg। दोनों सेम लाइन पे लग रहा है फिलहाल। और चूंकि गैस बलून है, इसमें ऊपर की तरफ जाने की टेंडेंसी किस लिए होगा, बॉयंसी के कारण होगा। बॉयंट फोर्स इस पे लगेगा। इस पे लगा हुआ बॉयंट फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पर आप देखिए, अगर डेंसिटी ऑफ एयर इज गिवन और इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम हम इसके रेडियस से पता कर सकते हैं, तो हम ये आसानी से पता कर सकते हैं कि बॉयंट फोर्स कितना होना चाहिए। इसका जो अपना जो वॉल्यूम होगा, विच इज 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब, उस वॉल्यूम का एयर को ये डिस्प्लेस करेगा, तो उस एयर का जो वेट होगा, उसका डेंसिटी दिया होगा, तो मास पता कर सकते हैं। मास के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई करके हम डिस्प्लेस्ड एयर का वेट पता कर सकते हैं, जो कि इस पे बॉयंट फोर्स की तरह लगेगा, बॉयंट फोर्स बनेगा वो। ठीक है। तो एक और फोर्स, बॉयंट फोर्स, जो कि ऊपर की तरफ, इसी पॉइंट से लग रहा ऊपर की तरफ, इसके सेंटर ऑफ मास से, जो कि इसका
फिजिकल सेंटर ही होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मास अधिक है, इसीलिए ये जो इसका जो जियोमेट्रिक सेंटर है उससे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। दैट डजेंट मैटर, फिलहाल ये बहुत कम है। ये जो बलून का जो थोड़ा सा हिस्सा निकला हुआ रहता है, हम इसके फिजिकल सेंटर या फिर कहें जियोमेट्रिकल सेंटर में ही इसका सेंटर ऑफ मास मानेंगे। दैट इज नेग्लिजिबल, ये जो नीचे छोटा सा पार्ट रहता है। सो दैट इज इट्स सेंटर। और कहा गया है इसका रेडियस r है। बॉइंट फोर्स, लेट अस से दैट बॉइंट फोर्स इज F sub b, और इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या पाते हैं, दैट इज 4/3 पाई इंटू इसका जो रेडियस है विच इज r³, और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना होगा, एयर, इतना वॉल्यूम का एयर को ये डिस्प्लेस कर रहा, तो एयर का डेंसिटी क्या दिया हुआ है, ρ0। सो एयर का डेंसिटी यानी कि जितना इसने एयर को डिस्प्लेस किया है, जितना हवा इसने डिस्प्लेस किया है, ये उस हवा का मास है। मास के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका वेट बन जाएगा। दैट वेट शुड एक्ट लाइक बॉइंट फोर्स। ठीक है, ये सारे फोर्सेस है। अब पहली बात तो आपको ये देखना होगा कि ये जो गैस बलून है, इसे ऊपर की तरफ उठ के इस सीलिंग में कांटेक्ट में रहना है, यही तो टारगेट है। अब आप ऐसे सोचिए, आपको क्या क्या पता करना है, मास का रेंज पता करना है, यानी मैक्सिमम मास कितना हो सकता है और मिनिमम मास कितना हो सकता है। आप ऐसे सोचें कि यहाँ पर अगर हम बहुत बड़ा एक चट्टान बांध दें तो क्या ये गैस बलून उड़ेगा ऊपर? नहीं उड़ेगा। बहुत छोटा अगर पत्थर हो तो शायद ये ऊपर की तरफ उठ जाए। इसका मतलब ये है कि दिस वेट इसे इतना होना होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू इतना होना होगा ताकि ये गैस बलून ऊपर की तरफ चढ़ सके। यानी हम कहेंगे दिस FB, इसे ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए दिस FB शुड बी ग्रेटर देन mg प्लस m0g। दिस FB शुड बी ग्रेटर देन mg प्लस m0g। ये दोनों नीचे लग रहा, ये ऊपर लग रहा, तो वहां से हम कह सकते हैं कि m0g नीचे लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, दैट शुड बी लेस देन दैट बॉइंट फोर्स विच इज 4/3 पाई r³ ρ0 g। फाइन। तो यहां से हम m0 का हम पता कर सकते हैं द मैक्सिमम वैल्यू। सो m0 g कैंसिल हो जाएगा। सो m0 शुड बी लेस देन 4/3 पाई r³ ρ0, और यहाँ से माइनस m। तो इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सो m0 शुड बी लेस देन, 3 को इधर भेज दे, 4 पाई r³ ρ0 माइनस 3m/3। आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तब जाके ये बलून जो है ऊपर की तरफ चढ़ेगा, और ऊपर की तरफ चढ़ के इसे कांटेक्ट में आना है तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ एक बार चढ़ने लगेगा तो चढ़ने ही लगेगा, चढ़ते चढ़ते ये कांटेक्ट में आ जाएगा, बिकॉज डेंसिटी ऑफ एयर इज नॉट चेंजिंग, और कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगा इसके सीलिंग तक पहुंचने में। ग्राउंड से, जब ये ग्राउंड में है पत्थर, तब से लेके बलून जो सीलिंग तक पहुंचेगा, कोई भी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा। हेंस हम कहेंगे जब ये थोड़ा सा उठना शुरू कर दिया तो ये उठते जाएगा, रुकेगा यहाँ पर जाके। अब जब ये वहां पर पहुंचेगा तो क्या क्या खेल होगा, देखिए मैं इस चीज को यहां से मूव कर लेता हूं। ओके, आपको चीजें याद होंगी, इसे भी मैं हटा देता हूं फिलहाल। अब हमें बलून को चढ़ाना है। अब बलून चढ़ते गया, बलून चढ़ते, ये रहा बलून, और ये ऐसे ऊपर चढ़ते गया, यहां पर आके कांटेक्ट में आया ये। ठीक, अब सिचुएशन क्या होगा, देखिए अब मैं कह सकता हूं बलून पे यहां से एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है विच इज FB माइनस mg। सेम चीज है, आप दोनों फोर्स लगा सकते थे, यहां पर FB ऊपर mg नीचे, और यहां से नीचे m0g एक्ट कर रहा है इस पॉइंट से। तो अब आप एक सिचुएशन देखिए यहां पर क्या बन रहा है। पहली बात तो ये है FB माइनस mg इज लार्जर देन m0g, तभी तो ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ये तो क्लियर है। दिस शुड बी लार्जर देन दिस वन। अब आप देखिए यहां पर ये जो कांटेक्ट में आता है, यहां पर ये जो कांटेक्ट में आया, मैं यहां सेंटर से यहां से एक ना लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं।
शायद प्रॉपरली मेरा ड्राइंग हुआ नहीं है, मुझे थोड़ा सा इसे मूव करना होगा। ठीक है, अब आप इस चीज़ को मैं थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ। सेंटर से ऐसे ऊपर की तरफ लग रहा है ये फोर्स। अब आप अगर कांटेक्ट पॉइंट को देखते हैं, यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट से नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। ठीक, बिकॉज बलून ऊपर की तरफ जा रहा है तो बलून इस सीलिंग को पुश करेगा, सीलिंग भी नॉर्मली इस बलून को पुश करेगा। सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और कुछ फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर रहेगा ऑब्वियसली। अगर आप क्वेश्चन को पढ़े तो ये कहा गया फ्रिक्शनल फोर्स इज सफिशिएंट, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है और फ्रिक्शनल फोर्स, ये सारे तो एडजस्टेबल फोर्स है, दोनों ही एडजस्टेबल है, वो बाकी फोर्सेस पे निर्भर करता है, बाकी फोर्सेस कितना है। तो ये सब को बैलेंस में रखने के लिए ये दोनों फोर्सेस अपने आप को एडजस्ट करते रहता है। क्योंकि ये कहा गया फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, कि ये स्लिप न कर जाए, ये स्किड करते हुए ना जाए, स्लाइड न करे, तो हमें इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इन दोनों को हम ये मान लेंगे कि इन चीज़ों को वो एडजस्ट करके रखा है। इसे अगर इक्विलिब्रियम में कभी रहना है तो ये फोर्स इतना बनेगा कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा, ज़रूरत पड़े तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी रखेगा उसे। ठीक, अब आप इंटरेस्टिंगली एक चीज़ देखें कि इस पूरे सिस्टम में एक टॉर्क लग रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है। अगर, चूंकि हमने इसे कैलकुलेट नहीं किया, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ये नॉर्मल रिएक्शन इसे कैलकुलेट नहीं किया, फिर भी हम कह सकते हैं कि इस पे एक नेट टॉर्क लगेगा। क्योंकि टॉर्क का कैलकुलेशन अगर हम यहां से करते हैं तो, अगर टॉर्क का कैलकुलेशन के लिए हम इस पॉइंट को मान लेते हैं तो, जो कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस पॉइंट से पार होगा, क्योंकि अगर इसे घूमना है, रोटेट करना है, तो इसी पॉइंट के अबाउट वो रोटेट करेगा। जैसे ही हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पता करेंगे, वैसे ही नॉर्मल रिएक्शन टॉर्क में जीरो कंट्रीब्यूशन देगा, क्योंकि उसी पॉइंट पे लग रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स भी उसी पॉइंट पे लग रहा है। यानी उन दोनों के कारण हमें टॉर्क को भी कैलकुलेट करने की दरकार है नहीं। ट्रांसलेशनल मोशन के लिए इनके कैलकुलेशन का तो दरकार ही नहीं, हम मान लेंगे कि इसे रेस्ट में रखा है, एडजस्ट करके रखा है चीज़ों को। रोटेशनल मोशन के लिए भी इन्हें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर हम पॉइंट इसे कंसीडर कर लेते हैं तो। अब आप इंटरेस्टिंगली देखें, इस लाइन के अलोंग दोनों फोर्सेस लग रहा है, या कहें तीन फोर्सेस लग रहा है, 1 2 3। मैंने इन दोनों को एक साथ ले लिया, इसीलिए मैं दो फोर्सेस कह रहा हूं। ये फोर्स जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है, ये फोर्स जो कि नीचे की तरफ लग रहा है। इंटरेस्टिंगली पहला ही कंडीशन ये कह रहा है कि दिस फोर्स इज लार्जर एंड दिस फोर्स इज स्मॉलर, तब जाके ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। यानी अगर दोनों एक ही लाइन पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू इसके वैल्यू से ज्यादा होने के कारण नेट इस लाइन के अलोंग ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। फाइन, कुछ देर सोच लीजिए आप इस चीज को। अगर ऐसा हुआ, इस पॉइंट के अबाउट ये बलून रोटेट कर सकता है, और ये जो फोर्स है, जो भी फोर्स बनेगा, नेट फोर्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नेट फोर्स बनेगा, वो नेट फोर्स आप पाएंगे कि देयर इज अ डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से। सो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट अस से दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज d, और ये जो फोर्स, एक सम फोर्स यहाँ पर ऊपर की तरफ, लेट अस से ऊपर की तरफ नेट फोर्स लग रहा है F, विच इज FB माइनस mg माइनस m0g। तो वो फोर्स इन दोनों का अगर आप कॉम्बिनेशन देखते हैं तो इट क्रिएट्स अ टॉर्क। ठीक है, अगर यहाँ पर ये टॉर्क बनेगा तो फिर सिनेरियो क्या होगा? जैसे ही टॉर्क यहाँ पर बन रहा, बलून करने लगेगा रोटेट, बलून यहाँ पर रोटेट करने लगेगा, दिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगा। तो मैं इसे एक बार रोटेट कर लेता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ रोटेट, ऐसे रोटेट हुआ और उसी पॉइंट के अबाउट रोटेट होगा। ठीक, अब जैसे ही ये हल्का सा रोटेशन हुआ, ठीक है, जैसे ही हल्का सा रोटेशन यहाँ पर हुआ, ओके, थोड़ा सा कांटेक्ट पॉइंट हल्का सा शिफ्ट कर जाएगा, दैट डजंट मैटर। तो यहाँ पर आप ये पाएंगे कि ये जो m0g वाला सेक्शन है,
या ये जो फोर्स है ये थोड़ा सा डिसलोकेट किया, ठीक है, भले ही ये कम है, भले ही इससे ये कम है, लेकिन ये थोड़ा सा डिसलोकेट किया। अब जैसे ये डिसलोकेट करता है, एक इंटरेस्टिंग फिनोमेनॉन आपको दिखेगा कि आप ये पाएंगे कि अगर मैं अब इस फोर्स के एक्टिंग लाइन ऑफ एक्ट के अलोंग अगर मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि ये जो फोर्स है जो कि इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये जो फोर्स है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि भले ही ये कम है इससे, लेकिन अब एक ऐसा सिनेरियो बन गया कि इसके कारण बना हुआ टॉर्क और इसके कारण बना हुआ टॉर्क बराबर हो गया होगा, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। अगर हम थोड़ा सा मास यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा सा मास हम यहाँ से हटा देते हैं, मान ले पत्थर का जो मास है उसे हम घटाते हम देखेंगे कि मिनिमम मास कितना होना चाहिए। हमने यहाँ से देखा मैक्सिमम मास कितना होना चाहिए ताकि वो उठे ऊपर की तरफ। अब मिनिमम मास हमें देखना है कितना होना होगा, तो हम यहाँ से थोड़ा सा मास घटाते हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा मास घटाएंगे तो ये और थोड़ा सा रोटेट कर जाएगा और थोड़ा सा रोल कर जाएगा, मुझे कहना चाहिए थोड़ा सा और रोल कर जाएगा। थोड़ा सा और जब रोल करेगा तो फिर ये थोड़ा और ज़्यादा टॉर्क क्रिएट करेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द एक्टिंग फोर्स, वो कांटेक्ट पॉइंट से या पॉइंट ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बढ़ने के कारण टॉर्क बढ़ जाएगा और वो फिर इक्विलिब्रियम में आएगा। हम मास थोड़ा और घटा रहे हैं, थोड़ा और रोटेट कर जाएगा या फिर थोड़ा और रोल कर जाएगा, और घटा रहे। ऐसा करते करते ये मैक्सिमम डिस्टेंस, इस कांटेक्ट पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना बना सकता है कि उसके बाद डिस्टेंस और इंक्रीज कर ही नहीं सकता कि हम और मास घटाएं। वो सिचुएशन कौन सा सिचुएशन होगा? अगर आप गौर फरमाएं तो आप ये पाएंगे, जब आप गौर करेंगे इस चीज़ को तो आप ये पाएंगे कि रोटेट होते होते चीज़ों को एक बार मैं हटा दूं तो क्लैरिटी आएगा चीज़ों में। सो रोटेट होते होते एक ऐसा सिचुएशन आएगा, इस तरह से रोटेट होते होते या फिर रोल करते करते थोड़ा सा आगे भी बढ़ेगा, डेफिनेटली एक ऐसा सिचुएशन आएगा, कुछ इस तरह का सिचुएशन आएगा। और ऐसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ क्योंकि रोल कर रहा है ना, ऐसा सिचुएशन पहुँचेगा तो आप पाएंगे कि इससे ज़्यादा डिस्टेंस, ये पत्थर वाला वेट इससे ज़्यादा डिस्टेंस कांटेक्ट पॉइंट के साथ बना ही नहीं सकता है। यहाँ पर मैं एक बार, ये कांटेक्ट पॉइंट है, मैं एक बार इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, शायद और थोड़ा क्लैरिटी के साथ आपको दिखेगा चीज़ें। और यहाँ सेंटर है इसका, लेट अस से ये, अब ये देखें कांटेक्ट पॉइंट है, ये बना ये वाला डिस्टेंस, इस फोर्स का जो भी फोर्स लग रहा था एफ बी माइनस एम जी, और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है विच इज़ एम नॉट जी। सो इससे ज़्यादा हल्का हम नहीं कर सकते इसे, यानी कि मास को इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कम कर देंगे तो ये फिर रोल करना शुरू कर जाएगा। एक बार इस पॉइंट को अगर ये क्रॉस कर जाता है, एक बार इस पॉइंट को अगर क्रॉस कर जाएगा, फिर उसे रोकने वाला कोई फैक्टर रहेगा नहीं, क्योंकि इसका टॉर्क और इंक्रीज नहीं हो सकता है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से कांटेक्ट पॉइंट से ये डिस्टेंस इनटू ये फोर्स, यही तो टॉर्क बनाएगा। टॉर्क और बढ़ नहीं सकता बिकॉज डिस्टेंस जो है और इंक्रीज नहीं हो सकता है। यानी अब हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के सिनेरियो में आ गए कि इससे कम और मास हो नहीं सकता। ओके, सो हम यहाँ से कह सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ, मिलाने की दरकार है, देख लेते हैं। यहाँ इसको मिला दिया, हाँ, मुझे क्या चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, और क्या चाहिए मुझे ये वाला डिस्टेंस भी चाहिए। फाइन, सो कांटेक्ट पॉइंट से मुझे चाहिए ये वाला डिस्टेंस टू फाइंड दिस टॉर्क, जो कि इसे इस डायरेक्शन में घुमाना चाहता है, और ये टॉर्क जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना चाहता है।
सो ये वो कंडीशन है, एक्सट्रीम कंडीशन, इस मास को उससे कम होना होगा। सो मैं एक्सट्रीमिटी के लिए अगर कैलकुलेट करता हूँ तो कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसे मिलाना होगा, और गिवन डेटा जो है वो ये है कि ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज़ थीटा। तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो सिंपल कैलकुलेशन से हम कह सकते हैं दिस एंगल इज़ थीटा। ये अगर थीटा होगा, चूँकि यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये भी राइट ट्रायंगल है तो दिस एंगल विल बी थीटा। फाइन। तो हम लोग बड़े आसानी से इस वाले डिस्टेंस को पता कर सकते हैं, जो कि ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में टॉर्क क्रिएट करेगा, उसके लिए ये जिम्मेदार होगा ये डिस्टेंस। और ये टोटल डिस्टेंस को कैसे पता करेंगे हम लोग? टोटल डिस्टेंस को पता करने के लिए मैं अगर यहाँ से यहाँ जोड़ देता हूँ तो फिर दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, सो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस टोटल डिस्टेंस, जो कि इसके कारण बना हुआ टॉर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड दिस इज क्लियरली आर, और ये भी आर है, ये यहाँ से यहाँ तक। दैट मीन मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज द साइन कॉम्पोनेंट ऑफ आर। ये एंगल थीटा होने के कारण ये जो है आर साइन ऑफ थीटा होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस अगर देखें तो आर साइन ऑफ थीटा, और यहाँ से यहाँ तक आर, चूंकि यहाँ से यहाँ तक ये आर है। तो टॉर्क्स को अगर देखा जाए तो पहला टॉर्क जो कि उस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टॉर्क बना रहा है, सो दैट इज, लेट अस से दैट इज टाउ 1। उसका मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए दैट इज एफ बी माइनस एम नॉट जी, या एम जी, हाँ एम जी, बलून का मास m, ठीक, पत्थर का मास m नॉट है। ये फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r साइन ऑफ थीटा, ठीक है। इसे बड़ा रहना होगा या इसके बराबर होना होगा। ये टॉर्क, इस टॉर्क को ज्यादा होना होगा, इस टॉर्क को ज्यादा होना होगा, इस टॉर्क के बराबर या उससे ज्यादा होना होगा। अगर ये टॉर्क ज्यादा होगा तो थोड़ा बलून इधर रहेगा, थोड़ा इधर घुमा हुआ रहेगा। ये हिस्सा जो है बलून का, वो धागा बांधने वाला हिस्सा थोड़ा नीचे रहेगा। सो कंडीशन शुड बी, अच्छा टाउ 2 मैं लिख ही देता हूँ। सो टाउ 2 जो कि पत्थर के वेट के कारण बना हुआ टॉर्क होगा, दैट शुड बी एम नॉट जी इंटू आर प्लस आर साइन ऑफ थीटा, सो आर इंटू 1 plus sine of theta. This is the distance, perpendicular distance of this force from that point of contact. अब इस चीज को इससे ज्यादा होना होगा। अगर ये कम हो जाता है तो ये रोल करना शुरू कर देगा, रोल करते रहेगा और रुकेगा नहीं। अगर इस पॉइंट को ये पार कर जाता है रोल करते करते, तो और ये रुकेगा नहीं, कोई नहीं रोक सकता इसे। और that means this should be larger than this one, so m naught gr 1 plus sine of theta is equal to this one, माफ़ कीजिएगा, बड़ा होगा ये larger than और equal to, बराबर भी हो सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में जाके ये रुकेगा, ऐसे सिचुएशन में रुकेगा। अगर ये बड़ा हो जाता है तो थोड़ा और नीचे रहेगा, ये बंधा हुआ पॉइंट थोड़ा नीचे रहेगा, ताकि डिस्टेंस कम हो जाए, टॉर्क बराबर हो जाए। फॉर दैट रीजन दिस वन एफ बी पॉइंट फोर्स का वैल्यू लिख दूं मैं? अच्छा चलिए फिलहाल एफ बी रहने देता हूं, माइनस एम जी, कैंसलेशन कर लेता हूं मैं, आर साइन ऑफ थीटा, एंड आर जो है दैट इज आर इज ग्रेटर देन 1, तो हम आसानी से कैंसिल कर सकते हैं, आर से डिवाइड कर सकते हैं, इनइक्वालिटी साइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड हमें क्या चाहिए? एम नॉट चाहिए। जी हटेगा, जी हटना तो चाहिए था यहाँ से, हाँ अगर मैं इस वैल्यू को लिख लेता हूँ तो बेहतर होता अगर मैं लिख लेता। चलिए जी को मैं यहीं से हटा देता हूँ। सो एम नॉट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, जी को कैंसिल करेंगे हम लोग। सो एफ बी का वैल्यू यहाँ पुट कर लेता हूँ मैं, 4/3 पाई आर क्यूब रो नॉट, और जी जो यहाँ पर है वो जी कैंसिल हो गया, माइनस एम दिस थिंग इंटू साइन ऑफ थीटा, और इधर से ये 1 प्लस साइन ऑफ थीटा,
1 प्लस साइन ऑफ थीटा। थोड़ा सजा के लिख लिया जाए। इसी चीज़ को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस चीज़ को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे अगर डिनोमिनेटर में भेज दे तो ये कोसेकांट हो जाएगा, +1 हो जाएगा, जैसे ही आपकी मर्जी। ये भी ठीक है, साइन के फॉर्म में रखना भी ठीक है। आप इसे इस फॉर्मेट में भी रख सकते हैं। सो एम नॉट का जो मिनिमम वैल्यू होगा, या एम नॉट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, आई एम सॉरी, एम नॉट शुड बी लेस देन दिस वन। सो एम नॉट का ये मैक्सिमम वैल्यू है और एम नॉट का ये मिनिमम वैल्यू है, इससे और कम हो नहीं सकता। मैं फिर से बता दूं, आपको किताब में सोल्यूशन में आपको इस फॉर्मेट में दिखेगा, यहीं पर ये इस फॉर्मेट में है, एंड देन साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। अब आपने जब इसे सॉल्व कर लिया, अब आप एक बार इसे रेट करने की कोशिश करें अकॉर्डिंग टू IIT JEE एडवांस्ड। अब फ्लूइड चैप्टर का जो पाथ फाइंडर का सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, उस चैप्टर का प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्द मिलते हैं।